नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं प्रदीप सिंह सनवर और लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता, सारे बच्चों को दिख रहा होगा, मैं स्टार्ट करने वाला हूं इंस्टीट्यूट, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूं आज सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, दिल थाम कर पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं रेडी हो चुका हूँ। इस क्लास में मैं जो बारीकी आपको बताने वाला हूँ, वो क्यों रहने वाली है इंपॉर्टेंट, क्यों रहने वाली है खतरनाक, वो सारी बातें आज करने वाला हूँ। हमारा टॉपिक भी जोरदार है, जबरदस्त और हार्ड भी है, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया है और आज फिर कर रहा हूँ। कितना भी हार्ड क्यों ना हो, आज मैं ऐसी गुत्थियां इसकी खोलने वाला हूँ कि हार्ड नहीं रहेगा। आज के बाद आपको ये टॉपिक सबसे आसान लगने वाला है। तो जड़िए फटाक से आप सारे लोग जुड़ जाएं, लाइक और शेयर दबाकर ठोक दें भाई, क्योंकि मैं क्लास का सेशन स्टार्ट करने वाला हूं। इस सेशन में जैसा कि आपको दिख रहा है, हम आज पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए आ जाइए सारे बच्चे, मुझे थम्स अप दे दीजिए, इमोजी भेज दीजिए थम्स अप का, और जल्दी से जुड़ जाइए। क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ। सेशन बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। कुछ चीजें बहुत ही कठिन आएंगी, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कठिन आएंगी वो आसानी से इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए जुड़ जाइए और आप जल्दी से आ जाइए। मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्लास को। तो चलिए, नरेंद्र जी सर तैयार, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए इसको कर दीजिए, तो स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए सारे बच्चे जुड़ जाओ एक बार, मैं क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ भाई। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। क्लास क्या कह रही है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, जो बच्चे कर रहे हैं रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा और रीट L2 SST की तैयारी, उनके लिए उपलब्ध है लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, जिसमें सबसे एक शिक्षक, क्लासरूम पैनल, PDF, HD ऑडियो वीडियो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, MCQ, ई बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बहुत ही शानदार कंटेंट आपके लिए उपलब्ध है। तो वेट मत कीजिए, आज ही लक्ष्य क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए और आज ही बैच ज्वाइन कीजिए रीट पात्रता परीक्षा 2025 की। और जो बच्चे कर रहे हैं अध्यापक पात्रता परीक्षा L1 की तैयारी, उनके लिए उपलब्ध है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। तो आज ही डाउनलोड करें लक्ष्य क्लासेस का ऐप और आज ही बैच ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपका वेट करें। बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही जोरदार वाला कंटेंट आपके लिए रेडी है। तो चलिए क्लास को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए सारे बच्चे मुझे जुड़ जाएं और मैं आपको चीजें बताता चलूंगा। पहला क्वेश्चन जो बहुत ही प्यारा है, बड़ा ही जोरदार है, मजेदार है। पहले आप पढ़ लीजिए, मैं सारी बातें आपको फिर इसका पूरा का पूरा विस्तार बताऊंगा। तो आपसे पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है, तो उनके कारण विचार कीजिए। तो उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब लेखों की छोटी लंबाई है या द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, वो एक बात सुनिए आप। जो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने वाले हैं ना भाई, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, बेटा ध्यान दीजिए इस पे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, लिपि मानो आप, ये जो लिपि है, इस लिपि का नाम है भाई सैंदव लिपि। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सैंदव लिपि। इस लिपि का नाम है सैंदव लिपि। और जो सैंदव लिपि है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए। ये जो सैंदव लिपि है, तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये रहेंगे, आज तक ये अपठित है। अपठित लिपि है, यानी अपठित का अर्थ है इसे आज तक पढ़ा ही नहीं गया। इसे आज तक पढ़ा ही नहीं गया। इसे आज तक पढ़ा नहीं गया। सबसे पहले इसका सर्वप्रथम जो लेख मिला, तो आप ध्यान रखेंगे, इसका सर्वप्रथम जो लेख मिला था, वो लेख मिला था 1853 में। 1853 में, और ये मिला था अलेक्जेंडर कनिंगम को। अलेक्जेंडर कनिंगम को इसका पहला लेख मिला था, अलेक्जेंडर कनिंगम को। बात इतनी सी आप ध्यान रखना, अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसे विदेशी मुद्रा कहा, और इसमें जो वृषभ की आकृति मिली थी, उस आकृति को कहा यह विदेशी मुद्रा है, और विदेशी मुद्रा करार देके इसको खारिज कर दिया। इसे यानी कह सकते इग्नोर कर दिया। तो पहला जो लेख था इस लिपि का, वो 1853 में खोजा गया था। तो ध्यान रखना, दो चीज आप ध्यान रखेंगे। पहला लेख खोजा गया था 1853 में, प्रथम प्रथम लेख। लेकिन इसका ध्यान रखेंगे आप, 1923 में इसका हुआ था प्रकाशन। 1923 को प्रकाशन हुआ। तो पहला जो इस लिपि का लेखन है वो 1853 में मिला, और प्रकाशन हुआ 1923 में। इस बीच में इसका विकास हुआ। लेकिन आप ध्यान रखना, इसकी जो तुलना की गई है, इसे सर्वप्रथम पढ़ने का जो प्रयास किया है, सर्वप्रथम इसे पढ़ने का प्रयास किया, और सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया आर वेडेल नाम का एक विद्वान था, शोध करता था, आर वेडेल। और इसने पढ़ा, और आर वेडेल ने इसे सुमेरियाई लिपि कह दिया, सुमेरियाई भाषा
या सुमेरी ये लिपि कह दिया, जिसे हम आज तक नहीं पढ़ पाए। इसीलिए हम इसे आज तक नहीं पढ़ पाए, इसीलिए पढ़ी नहीं जा सकी अभी तक। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसे अभी तक से पढ़ा नहीं जा सका। दूसरी चीज, इन तथ्यों को लेकर मैं एक बार आपको चीजें बता देता हूँ। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया भाई, तो चीजें क्या है, इसे पढ़ने की कोशिश की गई, इसे पढ़ने का प्रयत्न किया गया और पढ़ने का प्रयास किया, तो मैंने आपको बताया आर वेडल ने सबसे पहले और इस पढ़ने का प्रयास किया, जिनमें सबसे पहले अगर हम बात करें, महादेवन नाम का व्यक्ति था और महादेवन ने इसे पढ़ने का प्रयास किया कंप्यूटर से, कंप्यूटर से इसे पढ़ने का प्रयास किया। और एक था भाई वेनी माधव, और वेनी माधव नाम के व्यक्ति ने, वेनी माधव ने इसे बताते हैं तांत्रिक विधि से पढ़ने की कोशिश की। तांत्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैंधव लिपि को तांत्रिक विधि से पढ़ने की कोशिश किसने की, पढ़ने की कोशिश की। ये चीजें इसके तथ्यात्मक है। इसका सबसे लंबा जो लेख है वो 9 से दक्ष अक्षरों का है, अक्षरों का मिला, और ये मिला था धोलावीरा से। कहां से मिला था, ये मिला था बेटा धोलावीरा से। अगर किसी का कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो मुझे एक बार कमेंट जरूर करें सारे बच्चे। अब मैंने आपसे क्या कहा, उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये तो तथ्य सही है, क्योंकि इनको पढ़ाई नहीं किया तो जानकारी कहां से मिलेगी, इसे पढ़ी नहीं पाए, तो बिल्कुल का तथ्य कोई उपलब्ध नहीं है, तो पहला राइट है। दूसरा, अभिलेखों की छोटी लंबाई थी, बिल्कुल बिल्कुल छोटे थे। वर्ण जो थे, सारे के सारे वर्ण मान लो या अक्षर मान लो, वर्ण हो या अक्षर हो, ये क्या थे, शब्द सूचक यानी अर्थ सूचक माने गए हैं, अर्थ सूचक माने गए हैं। और अर्थ सूचक होने के कारण की आकृति बहुत छोटी थी, बिल्कुल इसीलिए नहीं पढ़ पाए, अर्थ सूचक थे। द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति थी, द्विभाषाएं कह सकते, एक ही लिपि लिखी गई थी, दूसरी कोई भाषा, कुछ कोई सी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया, जिसके कारण एक ही लिपि थी, सैंधव लिपि थी, इसलिए उसे पढ़ने में ये कह सकते असमर्थता थी। तो द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति थी, एक ही भाषा थी, छोटे अभिलेख थे, और भाषा के बारे में कोई जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि हम पढ़ ही नहीं पाए। भाई इसका में नॉलेज ही नहीं है, तो कथन एक भी सही है, कथन दो भी सही है, कथन तीन भी सही है, एक दो तीन, आप राइट आंसर कर दीजिए, एक दो तीन। ये हो गया पहला क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम। बेटा पूरा पोस्टमार्टम मैंने कर दिया है। अभी एक और क्वेश्चन आ रहा है इससे संदर्भ में, वहां इसका जितना पोस्टमार्टम है फिर से इस लिपि का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए, समझ में आ गई होगी बातें, चीजें आपको एक एक से ध्यान रखनी है। सारी बातें मैं बताता चलूंगा, लेकिन एक बात आपको मैंने यहाँ अंडरलाइन कर लेना कि लिपि को, सैंधव लिपि को तांत्रिक विधि से पढ़ने का प्रयास पहली बार किसने किया, वेनी माधव ने। किसने, वेनी माधव ने। समझ में आ गई ना बात। चलिए फटाक से इमोजी भेजते चले तुम सबका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर, प्रस्तर कहते हैं पत्थर को, और 30 यानी तीखे पत्थर यूज कहाँ किए गए थे और कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था, कहाँ किया गया। तो देखो हड़प्पा दे रखा है, मोहनजोदड़ो दे रखा है, लोथल दे रखा है, धोलावीरा। देखो तक्षित पत्थर है ना, इनको समझो एक बार, पत्थर कह लो या प्रस्तर कह लो, इनका प्रयोग किया गया। देखो सारे बच्चे एक बात समझो, इसको इसको बहुत इंपोर्टेंटली समझेंगे। इससे बनाए गए कृत्रिम जलाशय, कृत्रिम जलाशय बने मिले, इससे कृत्रिम जलाशय निर्मित हुए, कृत्रिम जलाशय, ठीक है। इसके अलावा ऐसे स्टेडियम निर्माण में, स्टेडियम निर्माण में प्रयोग हुआ, स्टेडियम निर्माण में प्रयोग हुआ। और बताइए, और अगर हम बात करें बस्तियों के निर्माण में, बस्ती या नगर निर्माण में इनका प्रयोग हुआ। एक टाइप के मिले निर्माण में प्रयोग हुआ, और जो प्रयोग हुआ, तो अब ध्यान रखना, इन पत्थरों की एक ही जैसी जो प्रक्रिया वो मिली है धोलावीरा से। कहां से मिली है भाई, धोलावीरा से मिली है। धोलावीरा कहाँ है आपसे पूछे, ये है बेटा गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। और जो धोलावीरा गुजरात में है, आपसे पूछे कौन सी नदी के किनारे है, तो ये नदी है मनसर मनहर नदी। कौन सी नदी है, मनसर मनहर नदी। आपसे पूछा जाए खोज करता बताइए कौन है, खोज करता है आर एस बिष्ट। कौन सा, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई है। जो धोलावीरा है, इसका ये क्वेश्चन थोड़ा फेमस हो रहा है, सारे बच्चे एक बार माइंड में ये चीज सेव कर लें। स्टेडियम कहां से मिला,
स्टेडियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के पेपर के लिए धोलावीरा का। तो धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। और किसके द्वारा खोजी गई है? आर एस बिष्ट के द्वारा। कौन सी नदी के किनारे? मनसर मनहर नदी के किनारे। याद हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। और जो धोलावीरा है ना, इस धोलावीरा में 1000 सालों का क्रमिक विकास का साक्ष्य भी मिला है। 1000 वर्षों का क्रमिक जो विकास है, 1000 सालों का क्रमिक विकास का साक्ष्य मिला है। विकास का साक्ष्य भी यहीं से मिला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। साक्ष्य मिला है, ये भी आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहां से एक चीज और मिली है, सूचना पट्ट भी यहीं से मिला है। सूचना पट्ट बहुत आ रहा है, दो चीज आप ध्यान रखोगे, एक सूचना पट्ट और एक स्टडी बहुत आ रहा है। इस सूचना पट्ट पे लेख लिखा मिला है बेटा, लेख लिखा मिला ओली धोलावीरा में, एक लेख लिखा मिला। और जो लेख लिखा मिला 9 से 10 वर्णों का, अक्षरों का, यह सबसे लंबा लेख है अक्षरों का, जो सैंधव लिपि का। कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? सैंधव लिपि में। कौन सी लिपि में? सैंधव लिपि में। मुझे बताइए, मैं आपसे कहूं, बताइए सैंधव लिपि का सबसे लंबा लेख कहां लिखा हुआ मिला है? धोलावीरा में। तो चलिए यहां से मैं एक लाइन बना दूं कि सैंधव लिपि का, सैंधव लिपि का सबसे लंबा लेख, सैंधव लिपि का सबसे लंबा लेख कहां से मिला है? तो धोलावीरा से। लेख कहां से मिला? धोलावीरा से। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सारे के सारे तथ्य निकल के आए नहीं आए? चलो बताओ कमेंट करके, क्या सारी चीजें निकल के आई या नहीं आई? पेपर वाली सारी बातें आई नहीं आई? मैंने क्या प्रॉमिस किया कि हम लाएंगे बातें खूब सारी, लेकिन पेपर वाली बातें ज्यादा लाएंगे। तो पेपर वाली दो चीज आप माइंड में बिठा लेना, सूचना पट, स्टेडियम, कृत्रिम जलाशय। तीन तथ्य इंपोर्टेंट। और आजकल पेपर में आ रहा है ये कि सबसे लंबा लेख धोलावीरा से प्राप्त हुआ है, सैंधव लिपि का। क्लियर है? चलिए फटाक से कमेंट करते हुए मुझे बताते चले सारी बातें कि समझ में आ रही हैं ये बातें। और बहुत सारी बातें बताने वालों, एक ही बात थोड़ी, मेरे पास खूब सारी बातें पेपरों वाली। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में किसकी जानकारी नहीं है? टेकली की नहीं है, कुएं की नहीं है, नहर की नहीं है, या कुएं पर पुल्ली की नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। कुआ जो था भाई, आप ये ध्यान रखेंगे, एक तो यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे, कृषि से परिचित थे, तो इसका मतलब सिंचाई की तो जरूरत है भाई। सिंचाई से परिचित थे, यहाँ फसल भी की जाती थी, यहाँ फसल भी की जाती थी, गेहूं करते थे, जौ करते थे, चना करते थे, सरसों करते थे, राई करते थे, राई करते थे, ये बहुत सारी फसलें मिली हैं। तो इसका मतलब सिंचाई तो करते थे। अब बात आती है, आप बताइए, सिंचाई के लिए या तो कुएं प्रयोग करेंगे या नहर प्रयोग करेंगे? तो आप बताइए। तो आपको पता हो तो कुएं का उल्लेख मिला है मोहनजोदड़ो से। कुआ कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है भाई कुआ तो। भाई मैंने आपको बृहद स्नानागार बताया था, उसमें मोहनजोदड़ो। और जो नहर है वो मिला है मुंडोग्रीक, अफगानिस्तान से। मुंडोग्रीक अफगानिस्तान की जगह। और एक है सोरतुगई, जो अफगानिस्तान में, इसका जो स्थान है सोरतुगई से नहरें मिली हैं। अब बात आ गई ढेकली। ढेकली क्या होती है? जो कुएं से संबंधित होती है। और नहर का उल्लेख मिला है, कुएं का मिला है, ढेकली का मिला है, लेकिन कुएं पर पुल्ली, पुल्ली होती है, पानी खींचने का उल्लेख कहीं से नहीं मिला। यानी जो पुल्ली लगी होती है, जिससे हम ये कह सकते हैं रस्सी से पानी खींचते हैं, उसका उल्लेख कहीं से नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या नहीं मिला है? कुएं पर पुल्ली क्या नहीं मिली है बेटा? कुएं पर पुल्ली नहीं मिली है। तो इसका मतलब इनका सिंचाई के साधन थे। तो सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए मैं ये कहूं, ये काय का प्रयोग करते थे? एक तो नहरों का, नहर मान लो आप सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इसके अलावा नदी, नहर, कुएं, और आपको पता हो तो जलाशय, धोलावीरा से जलाशय भी प्राप्त हुए। जलाशय, इनका उल्लेख यहाँ से पूरी तरह से ये बताया जाता है, मिलता है। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं सिंचाई के लिए साधनों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा यहाँ से खेती बाड़ी मिली है, यहाँ से कृषि मिली है, एक नकदी फसल मिली है कपास। काय की खेती मिली है भाई? कपास की। और कपास खरीदने आए थे लोग बहुत दूर दूर से। कपास क्यों? लोग कपड़े पहनते थे तो सूत चाहिए, और सूत प्राप्ति के लिए आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? कपास, कपास की खोज करोगे। तो कपास की खेतियां मिली है, तो
तो यूनान के लोग कपास खरीदने आए थे यहाँ, यूनानी खरीदने आए कपास। उन्हें पता चला, खोजते खोजते कपास भारत आए, खरीदने आए, और उन्होंने देखा ये तो भाई स्पेशल फसल तो यहाँ मिलती है। तो यूनानियों ने इसे खरीदा। खरीदने के बाद उसको नाम कपास नहीं था, पता ही नहीं था, तो उन्होंने कहा ये जो इम्पोर्टेंट फसल है ना, ये कहाँ होती है, तो कपास होती है सिंधु नदी के किनारे। तो यूनानियों ने इसे कपास को एक नया नाम दे दिया, शिंडन। क्या कहा भाई, शिंडन का। तो यूनानियों ने कपास को क्या नाम दे दिया, शिंडन। फटाक से राइट आंसर करके, बहुत ज्यादा आ रहा है, शिंडन शिंडन शिंडन। शिंडन किसको नाम दिया, कपास को। किसको नाम दिया, कपास को। किसने दिया, यूनानियों ने। याद हो जाएगा। चलिए, क्लियर है ना सबका। चलिए, कुआं मुख्यतः मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, मैंने आपको बता दिया, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, शानदार बात थी ये, बहुत ही इंपोर्टेंट बात थी। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी, कि हड़प्पा के काल में कौन सी चीज की जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई। पक्की ईंटों की, भाई पक्की ईंट तो मिली है, भवन या घर जो थे वो बने हुए मिले पक्की ईंटों से। और बताइए, दीवारों की इंग्लिश बांड प्रणाली, ये भी प्राप्त हुई है, ये भी प्राप्त हुई है। कैसे प्राप्त हुई है, इंग्लिश बांड कैसे प्राप्त हुई, कि यहाँ मेसोपोटामिया और मिस्र के लोगों का आवागमन माना गया है। मैं आपको तथ्य बता देता हूँ उसका। गोड़िया छत मिली है, गोड़िया छत यानी घुमावदार, ये कह सकते हैं सीढ़ियां मिली हैं, और वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। मेहराब नहीं मिलाई बनाई गई भाई, मेहराब होते हैं चार तरफ जो चार दीवारी बनाई जाती है गुम्मद आकार, उसको मेहराब कहते हैं। और मेहराब जो देन है वो गुप्त काल की देन है, गुप्त काल की देन है मेहराब। जो मेहराब कला है, मेहराब कला, ये गुप्त काल की देन है। इसीलिए इस काल में अपना राइट आंसर जो नहीं मिला है, वो वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब है। तो पक्की ईंट, पक्की ईंट तो अपने को कई जगह से मिली है भाई, पक्की ईंटों से मकान बने मिले हैं। पक्की ईंटों से मकान भाई मोहनजोदड़ो में बने मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं, लोथल में मिले हैं, लोथल में मिले, पक्की ईंटों से बने मिले हैं। गोड़िया छत मिली है। यानी अपन बात करें मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से सीढ़ियां मिली हैं, मोहनजोदड़ो से सीढ़ियां मिली, जो बताती हैं, जो दो मंजिला इमारत के निर्माण बताती हैं, जो घुमावदार थी। भाई दो मंजिला है तभी तो सीढ़ी मिलेंगी, दो मंजिला इमारत थी, इसका साक्ष्य मिलता है। लेकिन हमें ये चीजें प्राप्त नहीं हुई हैं, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। क्या भाई, मेहराब, ध्यान रखेंगे। चलिए, और उसके अलावा अगर आप देखें इंग्लिश बांड, तो जैसे लोथल है, लोथल से मोहरें प्राप्त हुई हैं हमें विदेशी, मोहरें प्राप्त हुई विदेशी। और इन विदेशी मोहरों को देखकर ये लगता है कि यहाँ मेसोपोटामिया के लोगों का आवागमन था। और ये बता दें, यूनान के लोग आया करते थे, मेसोपोटामिया के लोगों का आवागमन था, सुमेरियाई लोगों का। तो जिससे उनका प्रभाव इस बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में पड़ा। तो वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई क्या नहीं थी, मेहराब। याद हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार रहने वाला अगला क्वेश्चन। चलिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो भाई मुझे एक बार कमेंट करके बताएं सारे बच्चे। चलिए चलिए चलिए, मैं वेट कर रहा हूँ कि आप मुझे बताओगे कि कोई समस्या तो नहीं है। चलिए, अगर कोई समस्या है तो मुझे एक बार बता दें भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, मुझे कमेंट करके बताएं कोई भी दिक्कत है तो। चलिए, नहीं अजय जी फर्स्ट, चलिए चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, बिल्कुल दशरथ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो वो है भोगवा नदी के किनारे। इस क्वेश्चन को देखो एक बार, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं, कि इसके स्थान ही नहीं मिले। तो पुरास्थल देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए सारे बच्चे अब इसकी बारीकी समझो आप, सिंधु सभ्यता, इसकी खोज अनुसार आप ये ध्यान रखना, खोज अनुसार 1400 स्थान खोजे गए, 1400 स्थल थे प्राचीन खोजों के अनुसार, यानी प्राचीन तथ्यों के अनुसार 1400 है। और नवीन आंकड़ों में, नवीन खोजें 2800, नवीन खोज के अकॉर्डिंग कितने स्थान है, 2800। लेकिन अभी तथ्य 1400 पे देंगे, 1400 में इसके विस्तार भारत देश में, पाकिस्तान में,
और अफगानिस्तान में, इनको डिवाइड कर दीजिए आप। भारत में इसके 925 स्थान है, पाकिस्तान में 473 हैं, अफगानिस्तान में 2 हैं। इनको अगर आप काउंट करोगे तो ये बताते हैं ये आप 1400 बैठ जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा गया है ये विस्तार कैसे कैसे है, तो देखो ये विस्तार जो है, अगर अपन काल्पनिक उत्तरी भारत ले लें भाई, काल्पनिक अगर उत्तरी भारत लें तो आप ये चीज ध्यान रखोगे, काल्पनिक अगर उत्तरी भारत लें तो ये जो विस्तार है ना वो ऐसे टाइप से है, इस टाइप से विस्तार है, ये वाला विस्तार है। इसमें ऊपर तो अफगानिस्तान, इधर है पाकिस्तान और इधर है भारत, ऐसे करके विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार पूछे तो आपका ये सर्वाधिक विस्तार तो है, लेकिन बात इससे क्या पूछी है कि पुरास्थल नहीं मिले बलूचिस्तान में। देखो बलूचिस्तान में चनूदड़ो मिला है, क्या मिला है, चनूदड़ो मिल जाए, ये मिला है, तो चनूदड़ो स्थान जो बलूचिस्तान में मिला है, ये तो प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, भाई उत्तरी पश्चिमी का तो ये वाला उत्तरी पश्चिमी, क्या देखियो, देख रहा रे। चलिए सारे बच्चे देखो, क्या इस स्थान में नहीं मिला, भाई ये तो बीच में आ रहा है, तो यहाँ भी मिले। फिर देखिए निम्न हिमालय क्षेत्र, अरे निम्न हिमालय ये हो गया नीचे, अरे देखो रे नीचे, ये निम्न हिमालय हो गया, मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। फिर कौन सा रह गया, उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र है यहाँ, लेकिन उत्तरी महाराष्ट्र की बजाय इसका पश्चिमी महाराष्ट्र में उल्लेख जरूर मिला है, ताइमाबाद, तैमाबाद, ये उत्तरी में ना मिलकर पश्चिम मिला है। तो आप ध्यान रखेंगे उत्तरी महाराष्ट्र में उल्लेख नहीं मिला है, उत्तरी महाराष्ट्र की जगह पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र में एक जगह प्राप्त हुई है इसकी, तैमाबाद, तैमाबाद, या इसी को कहते हैं ताइमाबाद। बहुत इंपोर्टेंट बात है ये, ताइमाबाद या तैमाबाद, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये ध्यान रखना, इसकी भी बात करें तो प्रवरा नदी पर, कौन सी नदी पे है भाई, प्रवरा नदी पर मिला है, लेकिन उत्तरी महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं मिला। तो विस्तार देख लो, देखो ये बन गया विस्तार, ये वाला है ना, ये वाला है मान लो सिंधु घाटी सभ्यता, बाकी आप भूल जाइए, ये सिंधु घाटी सभ्यता ये वाली बन गई ना, ठीक है। चलिए बन गई तो चलिए बहुत बढ़िया, चलिए सारे बच्चे को ठोक के लायक कर दें भाई इस क्लास को, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल मीनू जी, आप देखो सबसे बड़ी बात है, हर किसी चीज में मन थोड़ी लगता, मन तो लगाना पड़ता है। पढ़ने में किसका मन लगता है, किसी का नहीं लगता, किसी का पढ़ने मन नहीं लगता, मन तो लगाना पड़ता है, तो आपको लगाना पड़ेगा बिल्कुल। कुछ पाना है तो आपको कुछ चीजें ऐसी हो जो मन के खिलाफ करनी पड़ती है, तो वो करनी पड़ेंगे भाई, इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं, पढ़ना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगर कोई डाउट है तो मुझे एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, चलो चलो फटाक से कमेंट करके बताओ, और नहीं तो इमोजी भेज दो थम्स अप का मुझे, कि कोई दिक्कत नहीं, सारी बातें समझ में आ रही हैं। ये बन गई, देखो रे सिंधु घाटी सभ्यता बन गई अभी, ये बन गई काली सिंधु घाटी सभ्यता, बनी या नहीं बनी, बन गई ना। चलिए बड़ा फटाक से अगले क्वेश्चन की तरफ पड़ जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सारे काम आपके मन के मुताबिक हो ऐसा कैसे सोच लेते हो आप, बिल्कुल नहीं सोच सकते, आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ पड़ जाइए। मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के अप्रेरित होगा रहा होगा, महर्षि, तिलमुन और मेलुहा मकान। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, तो क्यों है। चलिए फटाक से मैं इसका एक ही मिनट में सब कुछ बता देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं मीनू जी, बिल्कुल आएगी। कंटिन्यू अगर आप देखते हो तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ लास्ट क्लास तक, आप एग्जाम तक मैं आपको हिस्ट्री सिखा के ही मानूंगा, बिल्कुल हिस्ट्री आपको पूरी तरह से क्लियर करवा के रहूंगा, बिल्कुल। चलिए देखिए एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, मेसोपोटामिया, हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, एक बार समझिए इसको, हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, समझो इस बात को एक बार। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, समकालीन सभ्यता, विश्व में तीन ही सभ्यताएं रहती थी एक टाइम में, और तीन सभ्यताओं में मैं बात करूं, एक तो हो गई मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सभ्यता, ये ईरान की है भाई, कहाँ की है, ईरान की। चलिए बहुत बढ़िया, और एक है मिस्र सभ्यता, ये मिस्र देश में, ये खुद ही देश है भाई मिस्र। ऐसे करके तीन विश्व की समकालीन सभ्यता हो गई, लेकिन मिस्र का भारत से कोई उल्लेख नहीं मिला है, लेकिन मेसोपोटामिया का मिला है। मेसोपोटामिया की यहाँ की मोहर लोथल से मिली है, यहाँ की मोहर लोथल व कालीबंगा दोनों से मिली है, लोथल प्लस कालीबंगा से मिली है।
मुझे सारे लोग ये बताओ, चलो मान लिया कि मेसोपोटामी की मोहर मिली है, मुझे सारे बच्चे बताओ क्या मोहर आई मेसोपोटामी ईरान से समुद्र नदी पार करिए और मोहर लगी, ठप्पा लगाया और ठप्पा लगा के वापस चले? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं ना। इसका मतलब यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में आते होंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वहां जाते होंगे। ये तथ्य ही रह सकता है। ऐसा तो नहीं मोहर उड़ती आई आंधी में, हवा में आई, ठप्पा लगाया, वापस लौट गई। ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ के लोग यहाँ आते होंगे, मोहर आई तो यहाँ के लोग यहाँ और यहाँ के लोग वहां। तो इसीलिए मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता को एक नाम दिया, मेलुहा। क्या नाम दिया भाई? मेलुहा। मेलुहा का अर्थ क्या होता है? नाविकों का देश। मेलुहा का अर्थ होता है नाविकों का देश। मेलुहा का अर्थ क्या होगा भाई? नाविकों का देश। तो मेसोपोटामिया में क्या नाम दिया गया? मेलुहा। मेसोपोटामिया एक नदी के किनारे है, नदी का नाम है तजला फरात नदी। तजला फरात नदी पर इसका विन्यास है। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ के लोग व्यापार करने आए, इनको द्वारा इस मेलुहा नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? मेलुहा। ध्यान रखेगा क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए। भील प्रदेश, चलिए क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल लोकेश कुमार, बिल्कुल सारी चीजें आ रही हैं। बिल्कुल आप थोड़ा सा सब्र करें, क्वेश्चन आ रहा है उसमें सारा का सारा मैं ये कह रहा हूं कि आपको सारा का सारा ऑपरेशन करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता का। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, सारी चीजें बताने वाला हूं, बस थोड़ा सा धैर्य रखें। चलिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। कि मेलुहा, बिल्कुल। मेलुहा का अर्थ क्या है? नाविकों का देश। नाविकों का देश। थोड़ा सा सब्र रखें, सारी बातें आएंगी, एक भी बात इधर उधर नहीं जाएगी आपसे। बिल्कुल प्रॉमिस है इस चीज का। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन। लिपि आ गई भाई, दोबारा से आ गई लिपि। देखिए, लिपि आ गई दोबारा से। और लिपि के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। और क्या क्या लिख रहा है, कुछ ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध हैं कि यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर को लिखी जाती। बिल्कुल है। हड़प्पा लिपि शब्दाक्षर के, मैंने क्या बताया, अर्थात प्रत्येक जो शब्द है वो प्रतीक के रूप में या शब्दांश के रूप में कोई अर्थ सूचक है या प्रतीक के रूप में होता है। बिल्कुल होता है। यह सामान्य रूप से दाईं ओर से बाईं ओर पढ़ने के लिए लिखी जाती है। बिल्कुल। लेकिन के सबसे लंबे प्रतिरूप में 30 अंक है। चलिए, मैं आपसे कहूं लिपि जो है, लिपि एक तो अपठित है, एक तो अपठित है, आज तक पढ़ी नहीं गई है। दूसरा, ये दाई से बाई और बाई से दाई दोनों साइडों से लिखी जाती है। बाई दाई से बाई और बाई से दाई, जब लाइन खत्म हो जाती है तो दाई से बाई भी लिखी जाती है। दोनों तथ्यों ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आती है, जो लिपि है उस लिपि का प्रत्येक अक्षर अर्थ सूचक माना गया है। प्रत्येक जो अक्षर है वो अर्थ सूचक माना गया, अर्थ सूचक माना गया। एक चीज और ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक इस लिपि में चित्रांकन किसका मिला है? सर्वाधिक प्रयुक्त वर्ण कौन सा है इस लिपि का? और सर्वाधिक प्रयुक्त वर्ण है यू। ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद दूसरा, ये वाला अक्षर है, दूसरा वाला, इसे उन्होंने अपनी भाषा में मार्कर कहा है। ठीक है। और तीसरा जो चित्रांकन है वो है मछली का। काय का चित्रांकन है? मछली का। तो अगला चित्रांकन काय का है? मछली का। याद हो जाएगा क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल लोकेश जी, आप थोड़ा सा सब्र करें, मैं सारी सभ्यताएं ला रहा हूँ। हर चीज के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल आप टेंशन ना लें, हर चीज की गुत्थियां सुलझेंगी। और इसके बाद इसका सबसे लंबा लेख और सबसे लंबा लेख 9 से 10 वर्णों का, 9 से 10 वर्णों का। और ये मिला है धोलावीरा। और धोलावीरा का जो सूचना पट्ट उस पर लिखा मिला, धोलावीरा के सूचना पट्ट पर लिखा मिला है, सूचना पट्ट पर। ये भी आप ध्यान रखोगे, 9 से 10 का। ठीक है। तो दोनों साइडों से लिखी जाती थी। लिपि शब्द अक्षर यानी प्रतीक के रूप में
मैंने आपको बताया अर्थ का सूचक है, अर्थ सूचक नहीं प्रतीक के रूप में, अर्थ के रूप में लिखा जाता था प्रत्येक वर्ण। 9 से 10 का है तो या 30 दे रखा है, ये तो गलत है। दोनों साइडों से लिखी जाती थी, इधर भी है इधर भी है। शब्द अक्षर तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी चौथा सही है, चौथा सही नहीं है। या 30 संकेत दे रखे हैं, तो सबसे लंबा लेख भाई 9 से 10 अक्षर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, याद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, याद हो जाएगा क्या। चलिए, तो लिपि है भाई, इस लिपि को नाम भी दिया गया सेंधव लिपि। सेंधव लिपि भाव चित्रात्मक लिपि, क्योंकि ये चित्रित है भाई, भाव चित्रात्मक लिपि। इसी लिपि को अपन नाम देते हैं ब्रुस्को फैदम लिपि। ब्रुस्को फैदम लिपि, इसी को नाम देते हैं गोमूत्राक्षर लिपि। गोमूत्राक्षर लिपि। बातें एक एक बात आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट है ये चीज, आजकल आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगी कि सबसे ज्यादा वर्ण कौन सा लिखा हुआ मिला है। याद हो जाएगा सबसे ज्यादा वर्ण कौन सा प्रयोग किया है। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया भाई। सारे बच्चे जबरदस्त तरीके से क्लास को देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। शेयर करते रहे भाई टाइम टू टाइम, और लाइक भी करते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है। हरियाणा में स्थित नहीं है, देखो बनवाली हरियाणा में, राखी गढ़ी हरियाणा में, मिताथल हरियाणा में, रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में, ध्यान दो। रोपड़ कहाँ है भाई, पंजाब में। रोपड़ जो सभ्यता है, रोपड़ है पंजाब में, याद रखो इसको। इसकी खोज किसने की, बहुत ही इंपोर्टेंट है खोज, यज्ञदत्त शर्मा। किसने की है, यज्ञदत्त शर्मा ने की। कब की आपसे पूछा जाए तो 1950 में। इसके लिए एक लाइन आती है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का स्वतंत्रता के तुरंत बाद खोजा गया पहला स्थान। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम स्थान, खोजा गया प्रथम स्थान था। ध्यान रखेंगे, यहाँ व्यक्ति को एक कब्र मिली है भाई, यह एक कब्र मिली जिसमें व्यक्ति के साथ, मानव के साथ बकरे को दफनाने का साक्ष्य मिला है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बकरे के साथ मानव दफनाने का साक्ष्य मिला है, दफनाने का साक्ष्य मिला है। ये बात याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मिला है। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले भारत में खोजा गया स्थान कौन सा था, भारत में खोजा गया सबसे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मानव के साथ कब्र, बिल्कुल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थान जो स्वतंत्रता के जस्ट बाद सबसे पहले खोजा गया, वो कौन सा है, रोपण, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1950 में। बिल्कुल राइट हो गया ना सबका, अरे हो गया रे। सारे बच्चे मुझे कमेंट करके तो बताओ एक बार, अरे कमेंट करके बताओ रे, सारे बच्चे मुझे बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार भाई। चलिए फटाक से मुझे इमोजी भेजते रहे थम्स अप के, और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाते रहे क्लास को, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाते रहे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। आगे निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से किन में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, कि चावल की खेती के प्रमाण कहां से मिले। तो दो चीज मैं आपको बताने वाला हूं इंपोर्टेंट, देखिए क्या क्या आप ध्यान रखना है। यहां से कृषि हुई है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का साक्ष्य मिला है। और कृषि में जो फसल मिली है ना, फसल मिली है गेहूं, जौ, चावल, चावल नहीं मिले, गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई, तरबूज, खरबूज, ये मिले हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे बताते हैं ज्यादातर जगहों में ये तथ्य मिला है, कहीं से भी चावल के साक्ष्य नहीं मिले चावल की खेती के। बहुत बढ़िया भाई, स्वागत है आप सभी का, बहुत बढ़िया। जबरदस्त तरीके से फटाक से ऐसे वायरल करनी होनी चाहिए क्लास, मजा आ जाना चाहिए भाई सबको, बिल्कुल सबको मजा आ जाना चाहिए। चलिए बहुत सा, आज तो पहली क्लास है, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे ना, ऐसी कुत्तियां ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे सारे टॉपिकों का,
सारी हिस्ट्री के बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीधे माइंड में फिट करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्वागत है आप सभी का। चलिए यहाँ बात करें, ये मिली, लेकिन ज्यादातर मान्यता अनुसार ये जो लोग थे फसलों के साक्ष्य मिले हैं चावल से अपरिचित, चावल की खेती से अपरिचित थे। लेकिन अब अपवाद ले आओ। अपवाद क्या है? अपवाद देखो क्या क्या अपवाद है। अपवाद में ध्यान रखना, चावल की खेती, चावल की खेती एक तो मिली है चावल की खेती भाई लोथल से, लोथल गुजरात से। एक चावल की खेती मिली है सुतकोतदा से, एक मिली है सुतकोतदा नाम की जगह है गुजरात में, ध्यान दो इसको, ठीक है। चावल की भूसी मिली है, चावल की भूसी रंगपुर से, भूखी नहीं है भूसी, चावल की भूसी मिली है, वो मिली है रंगपुर से, रंगपुर से, ठीक है। अब यहाँ तथ्य देखो क्या क्या दे रखा है आपको। लोथल दे रखा है, दो तो सही है ना, और चार भी सही है। दो और चार ऑप्शन में है नहीं। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप ये हटा दीजिए एक तो, ठीक है, तीन और चार हटा दीजिए। अब आपको इन दो में से आपको राइट आंसर करना, लेकिन ध्यान रखना जब कभी चावल का क्वेश्चन आए तो मोहनजोदड़ो को तो हटा दीजिए। आपका जो तथ्य है या तो इन तीनों में से दो जाएंगे, कोई से भी तीनों में दो दे रखे वो रख लीजिए आप। तीनों में से कहीं भी दो दे रखे उनको रख लीजिए आप अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल राहुल जयपुर, स्वागत है भाई सभी का। बताइए एनर्जी आ रही है नहीं आ रही है, जोश आ रहा है नहीं आ रहा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, माइंड में बैठ रही नहीं आ रही, मुझे कमेंट करके सारे बच्चे बता दे रहिए। बिल्कुल, और धड़ाकेदार कमेंट आने चाहिए सबके। तो तीन हो गए। अब यहाँ से दोनों ऑप्शन में है नहीं, तो हम एक को तीन में ले नहीं सकते साथ में। अब आपका ऑप्शन वैसे तो राइट है, दो और चार। ऑप्शन कौन सा सही है? दो और चार। लेकिन दो और चार ऑप्शन में नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? एक और दो। बेटा ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन जाएगा ऑप्शन से। कैसे होगा? ये ऑप्शन से होगा, ऑप्शन से होगा, क्योंकि देखो तीन, तीन है तो दो को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, इसमें दो नहीं आ रहा है। दो तो आपको हर हाल में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रमुख जो अपवाद है चावल को लेकर वो लोथल ही है। प्रमुख जो जगह है सबसे ज्यादा लोथल में मिला है, तो लोथल के बाद सुतकोतदा का नंबर आता है। इसका मतलब हमने क्या आंसर दिया? बिल्कुल, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, वो चीज ये है कि जब भी आपसे दो चीज मिल जाए तो फिर आपको ऑप्शन पेपर करना है करना है करना है। कई चीजें ऐसी हैं जो आपको ऑप्शन सही करवा देता, तो ऑप्शन में पूरा फोकस करना है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, पर डे क्लास होगी, वही 9 से 10 होगी, टाइमिंग होगी। कल से हम ऑपरेशन और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, बहुत शानदार शानदार ऑपरेशन करने वाला हूँ कल। कल बहुत जोरदार चीजें आपके बीच आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर डे क्लास होगी। चलिए, सारे बच्चे कल इसी टाइम पे 9 से 10 बजे सारे बच्चे जुड़ेंगे डेली। और सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है, तो आप ध्यान रखने, सिलेक्शन के लिए जरूरत है दमदार तैयारी की। और जो बच्चे करें रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी, उनके लिए L1 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 6,666 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है 370 रुपए में। और इसके बाद लेवल 2 साइंस मैथ के लिए 6,666 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट मात्र 370 रुपए में। और SS2 L2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 399 रुपए में 6,666 क्वेश्चनों का संग्रह। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कितनी भी तैयारी कर लीजिए लेकिन आपको तैयारी के बाद प्रैक्टिस करना जरूरी है। और ये किताबें आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुमूल्य साबित होंगी एग्जाम के लिए। एग्जाम नजदीक है, और एग्जाम नजदीक है तो बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो वहां अवसर करोगे कैसे? इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपनी संबंधित भर्ती के लिए आपको बुक चाहिए चाहिए। यह पुस्तकें आपको लक्ष्य क्लास के एप्लीकेशन के साथ नजदीकी जो भी बुक स्टोर है वहां आपको उपलब्ध होगी। बिल्कुल, तैयारी के लिए अपने और बेहतर करने के लिए ये चीजें आपके लिए जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड मिले हैं? तो 7 अग्निकुंड कहां से मिले हैं? तो देखिए, आपसे पूछा जाए 7 अग्निकुंड कहां से मिले, ध्यान देंगे। ये जो 7 अग्निकुंड है ये मिले हैं कालीबंगा से। कहां से मिले हैं भाई? कालीबंगा से। एक चीज तो यह ध्यान रखोगे, कालीबंगा कहां है? राजस्थान, हनुमानगढ़ में, ठीक है। एक तो कालीबंगा दिख रहा है क्या ऑप्शन में? चलिए, इसमें सबसे इंपोर्टेंट बात है, इनमें भी, इनमें अंदर इन्हें हड्डियां मिली, अंदर हड्डियां
या अस्थियां मिली, या हड्डियां अस्थियां मिली। अब मुझे एक बात बताओ, कोई हवन कुंड है? बिल्कुल। कोई अग्नि कुंड है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त, जोरदार, शानदार, खतरनाक। चलिए अब जो बात है वो समझ लीजिए एक बार। बात क्या है? बात यह है कि एक अग्नि कुंड मिले, उनमें हड्डियां मिली, अस्थियां मिली। हड्डियां और अस्थियां मिलने का कारण क्या है? हवन कुंड में अंदर हड्डियां क्यों मिलेंगी? तो इन्होंने एक अनुमान लगाया कि हम मातृ देवी की पूजा करते थे, और मातृ देवी को खुश करने के लिए ये बलि दिया करते थे, पशु बलि दिया करते थे। और अग्नि कुंड में यानी मातृ देवी को खुश करने के लिए इन्हें आहुति देनी होती थी, और जिसकी बलि देते थे उसकी हड्डियां और अस्थियों को उसमें विसर्जित किया जाता था। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं इससे हड्डियां मिली, तो यहाँ से बलि प्रथा का प्रचलन भी मिला है। बलि प्रथा प्रचलित मिली। कौन सी मिली भाई? बलि प्रथा। तो ये इससे ही तथ्य निकल के आता है बाहर से, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। कालीबंगा के बारे में बात करें तो कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे भाई? घग्गर। लेकिन पेपर में आजकल घग्गर नदी आ ही नहीं रही है, फिर कौन सी आ रही है? प्राचीन सरस्वती आ रही है। और बताइए, प्राचीन सरस्वती की वैदिक काल में सहायक नदी थी द्वैस्वती नदी। कौन सी नदी? द्वैस्वती नदी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और बताइए, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं दीनहीन की बस्ती। दीनहीन की बस्ती कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, याद हो जाएगा क्या? ठीक है। इसको कैसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे, ये भी तथ्य इंपोर्टेंट है, ठीक है। चले आगे, चलेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें मिली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कालीबंगा से बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले। विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले। फिर आता है विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेत मिले हैं। सर्वप्रथम जुते हुए खेत मिले हैं। इसके बाद एक खोपड़ी मिली है भाई, खोपड़ी से एक चिकित्सा मिली है, शल्य चिकित्सा। एक जानकारी मिली है शल्य चिकित्सा। और किसकी? और कपालभाति रोग मिला है, इसे कहते हैं हाइड्रेस्प्लीज रोग। हाइड्रेस्प्लीज रोग की जानकारी मिली है। और अगर हम बात करें यहाँ से ऊंट पालन की जानकारी मिली है, यहाँ से ऊंट पालन की जानकारी मिली है, ऊंट पालन की जानकारी मिली है। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें कालीबंगा में अपन पढ़ते हैं, याद हो जाएगा क्या? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल राहुल, बिल्कुल। दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी का है। और पिगट, पिगट जो थे, पिगट ने सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी, और जुड़वा राजधानी कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, ठीक है। और दशरथ शर्मा ने इसको कहा तीसरी राजधानी। दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की कहा तीसरी राजधानी। ये भी कंप्लीटली आप याद रखोगे, ठीक है। सारी बातें बता दी मैंने, फिर भी ठीक है। चलिए वो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल मेकअप मिला, मेकअप नहीं मिला है, उस तरह मिला है। सिंगारदानी जो मिली है वो हड़प्पा से मिली है, कालीबंगा से नहीं मिली है, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना? नहीं रंजीत मेघवाल जी, मैंने क्या बताया आपको? मैंने मिला सिंगार पेटी है ना, श्रृंगार पेटी हड़प्पा से मिली है। ये चीजें ध्यान रखें आप, यहाँ से नहीं मिली है, यहाँ से केवल उस्तरा मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। लिपस्टिक चनुदड़ों से मिला है, ये खतरनाक बात है। लिपस्टिक कहाँ से मिला है? चनुदड़ों से, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है? निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग मिला है? तो नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग मिला है कालीबंगा से, ध्यान रखना। जो कालीबंगा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं आपको। जो नाली थी, नाली का निर्माण मिला है लकड़ी से। आप कहोगे लकड़ी से क्यों मिला?
क्योंकि लकड़ी जो थी वो लकड़ी थी बांस की लकड़ी, क्योंकि खोखली होती है वे, और खोखली होती है। तो ये बताते हैं जब भी बारिश का पानी होता था तो बारिश के पानी के समय बताते हैं पानी जो था छत पे इकट्ठा हो जाता था, और कालीबंगा के जो लोग हैं इनके जो घर होते थे, जो भवन होते थे, वो कच्ची ईंटों से बने होते थे, कच्ची ईंटों से निर्मित थे। और कच्ची ईंटों से निर्मित थे तो छत पर पानी भरेगा। मुझे बताओ, ये मकान है भाई, ये मकान है, छत पर पानी भरेगा तो कच्ची ईंटें में से कच्चे मकान है, पानी इकट्ठा होगा तो क्या होगा, पानी रिसना स्टार्ट होगा, दीवार कमजोर पड़ेगी, मिट्टी की तो है ही, गल जाएगी, नमी आएगी, वजन होगा तो फूट भी सकती है। इसलिए पानी को इकट्ठा नहीं होने देने के कारण ये क्या करते, बांस की एक लकड़ी लगाते, और बांस की लकड़ी से पानी सारा बारिश का इसमें आता, मुख्य नाली में मिल जाता था, मुख्य नाली में। और मुख्य नाली मिलने के बाद यह मुख्य मार्ग तक पहुंच जाता था, जिसके कारण बांस की लकड़ी यानी लकड़ी की क्या बनाई जाती थी, नाली। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। जयपुर जी, जयपुर स्वागत है भाई आपका। बिल्कुल बिल्कुल, सारी बातें मैं बता चुका हूँ आपको। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए यहां बात करें खोजकर्ता अमलानंद घोष, 1952। उसके बाद उत्खनन कहते हैं खुदाई करने वाले। उत्खननकर्ताओं की बात करें तो बीबी लाल, वीके थापर, जेपी जोशी, जगपति जोशी, एमडी खर्रे। ये 1961 में इन्होंने प्रारंभ किया, 69 में खत्म हुआ। लेकिन कालीबंगा की सर्वप्रथम इंफॉर्मेशन किसने दी, कालीबंगा की प्रथम सूचना किसने दी? फिर बात तो इंपोर्टेंट ये है, तो प्रथम जो सूचना दी थी कालीबंगा की वो दी थी एलपी तेसीटोरी ने, एलपी तेसीटोरी ने। ये ध्यान रखना, एलपी तेसीटोरी की सबसे पहले क्या देता है, जानकारी। याद हो जाएगा क्या? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? चलिए बहुत अच्छी बात पूछी है भाई अब की बार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए इसको देखिए एक बार। एक मुद्रा एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित किया गया है, ये किया गया मोहनजोदड़ो से। कहां से किया गया है? मोहनजोदड़ो से। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है भाई? पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो के तथ्यों की बात करें तो इसका खोजकर्ता कौन है? मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी 1922। ठीक है, चलिए नदी कौन सी है? नदी आप पढ़ोगे सिंधु नदी। किस नदी पर है भाई? सिंधु नदी पर। इसके बाद अगर हम बात करें, इसको कहते हैं प्रेतों का टीला, इसे कहते हैं सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान भी इन्हीं को कहते हैं। और बताइए इसके बाद अगर हम बात करें, इससे हाथी का कपालखंड मिला है, हाथी का कपालखंड मिला है। मोहर पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ मोहर मिली है, मोहर पर व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ, बाघ से लड़ता। लेकिन आपसे मैं कहूं व्याघ्र की मूर्ति कहां से मिली है? व्याघ्र की मूर्ति या व्याघ्र का चित्र कहां से मिला है मोहर पर? वो मिला है कालीबंगा से। व्याघ्र पूछे तो कालीबंगा से चित्र मिला है। कहां से मिला है भाई? कालीबंगा से मिला है। याद हो जाएगा क्या? चलिए बहुत बढ़िया। और हड़प्पा से बात करें तो एक रोग मिला है मलेरिया। कौन से रोग की जानकारी मिली है? मलेरिया रोग की जानकारी मिली है। मलेरिया रोग की जानकारी मिली भाई यहां से। रोग की एक कंकाल मिला, एक कंकाल मिला, और कंकाल में शोध किया गया तो कंकाल में शोध से पता चला, कंकाल से कि यहाँ कौन सा रोग है? मलेरिया। लेकिन आपसे पूछा जाए, आप बताइए सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य रोग क्या था?
सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य रोग, और सिंधु घाटी के लोगों का जो मुख्य रोग था वो था गठिया। कौन सा था रे? गठिया रोग। तो मुख्य रोग था गठिया। लेकिन मलेरिया की जानकारी कहां से मिली है? मलेरिया की जानकारी कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। याद हो जाएगा क्या? चलिए, व्याघ्र मूर्ति अलग है, ठीक है, याद हो जाएगा क्या? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सारे बच्चे होशियार हो रहे हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे भाई होशियार। चलिए, फटाक से सारे बच्चे शेयर जरूर करते रहे टाइम टू टाइम। फटाक से क्लास को सब जगह पहुंचाएं, सब तक क्लास को पहुंचाया जाना जरूरी है। चलिए, आगे चलें क्या? चलिए, आगे चल देते हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से बात करें तो यहाँ ये बताते हैं बृहद अन्नागार मिले, और बृहद अन्नागार यानी अनाज गृह, अन्नागार मिले जिससे बहुत बड़ी मात्रा में अनाज करने का उल्लेख मिला है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का, यह सिंधु सभ्यता का या सिंधु सभ्यता की सबसे ऊंची इमारत है। सभ्यता की सबसे ऊंची इमारत मानी गई है। इसके बाद यहां बात करें, बृहद स्नानागार मिला है, स्नानागार, और बृहद स्नानागार मिला है ना, यह सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख इमारत है। यह सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख इमारत, एक सबसे ऊंची और एक सबसे प्रमुख इमारत है। इसे जॉन मार्शल ने आश्चर्यचकित कहा है। इसको जॉन मार्शल ने आश्चर्यचकित कहा है। इस इमारत को देखकर जॉन मार्शल ने कहा आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। जॉन मार्शल ने एक नाम दिया क्या? आश्चर्यचकित। याद हो जाएगा क्या? चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल लोकेश जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। चलिए, ले लीजिए, स्वागत है आपका, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, सारी बातें आपको एक एक से ध्यान रखनी है। मैं आपसे कह रहा हूं, पात्रता का एक क्वेश्चन हम बाहर नहीं जाने देंगे। हम मिलकर मेहनत करेंगे, मैं चीजें लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा बारी बारी से। आपको सारी बातें एक एक से सीखनी है। हम एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने देंगे। हम उस हद तक पढ़ेंगे, इतना पोस्टमार्टम करेंगे टॉपिकों का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, बिल्कुल आश्चर्यचकित निर्माण या इमारत कह दिया, ठीक है, फटाक से आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर के प्रमाण मिले? तो चलिए, मैं आपको एक बार बता देता हूं। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता की हम चर्चा करें भाई, तो अभी ध्यान रखना, इसकी जो बसावट थी, इसकी बसावट दो भागों में बटी रहती थी। इसके बसावट के दो भाग थे। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से भाग थे बसावट के, तो देखो, इनके नगर दो भागों में बटे रहते थे। एक तो पश्चिमी भाग, एक तो था पश्चिमी भाग, एक था पूर्वी भाग। एक तो था पश्चिमी भाग, एक था पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग की बात करें तो इसमें उच्च जाति के लोग रहते थे, उच्च वर्ग या जाति के लोगों का निवास था। और इसमें था निम्न जाति व वर्ग के, निम्न जाति व निम्न वर्ग के लोगों का। ये थोड़ा ऊंचा टीले पर रहता था, और टीले पर रहने के कारण से कहते थे दुर्ग टीला। और ये बिल्कुल समतल जमीन पर रहता था तो इसे नगर टीला, ठीक है। अब पूरी सभ्यता में ये दो ही बसावट मिली है। लेकिन अपवाद क्या है? एक अपवाद है भाई, अपवादी तो पढ़ रहे हैं पेपर में, अपवादी तो आता है। अपवाद है, तीन भागों में विभाजित नगर कौन सा? तीन भागों में विभाजित कौन सा मिला? तो समझो इसको, तीन भागों में विभाजित मिला, यानी एक तो पश्चिमी टीला हो गया, एक पूर्वी टीला हो गया, ये तो हमें पता ही है। फिर एक बीच का और था, इसे कहते हैं मध्य टीला। कौन सा टीला? मध्य टीला। अरे ये तो समझ में आता है, पश्चिम में उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, ये तो समझ में आता है भाई, हम पढ़ चुके हैं। ये भी समझ में आता है ये निम्न वर्ग के लोग रहते हैं पूरब में, निम्न वर्ग के। लेकिन बीच वाला, और बीच वाला टीला मिला है कहाँ? एक, अच्छा, धौलावीरा ऑप्शन में नहीं है, ये मिला है धौलावीरा से। ये कहां से मिला है? मध्य नगर के प्रमाण धौलावीरा से मिले। और धौलावीरा के बाद अगर थोड़ा बहुत पार्ट इसका मिला है बीच वाले का, तो कालीबंगा। अब यहाँ ऑप्शन से सही होगा, राइट आंसर तो इसका है धौलावीरा। राइट आंसर तो क्या है बेटा? धौलावीरा। राइट आंसर तो क्या जाएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं आपसे
आपसे क्या कह रहा हूं, राइट आंसर जाएगा धोलावीरा गुजरात का, लेकिन धोलावीरा ऑप्शन में नहीं, तब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कालीबंगा को महत्व देंगे। किसको महत्व देंगे? कालीबंगा को। बिल्कुल सर, ये रीट मेंस में तो नहीं पढ़ाते हैं राजस्थान के बाहर वाली सभ्यता, बिल्कुल रीट मेंस में नहीं, रीट मेंस में आप सिलेबस चेक करें, सिलेबस में सब कुछ है, सिलेबस में सब कुछ है, कुछ नहीं छोड़ा, तुम्हें पढ़ना सब कुछ है, और मैं आपको सब कुछ पढ़ा के ही रहूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो राइट आंसर तो धोलावीरा ऑप्शन में नहीं है, तो आप राइट आंसर क्या दोगे? कालीबंगा। सारी बातें मैं बताकर ही रहूंगा, बिल्कुल भाई, एक बात भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। फिर भी कोई समझ में नहीं आए, आप मुझे कमेंट जरूर करोगे, जिससे मैं दोबारा उसे बता सकूं, ठीक है। चले आगे, चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए, कोई बात नहीं मीनू जी, यहाँ आप ध्यान रखिए, धोलावीरा का राइट आंसर तो धोलावीरा, और ऑप्शन में नहीं है धोलावीरा, तब कालीबंगा देंगे, नहीं तो राइट आंसर मध्यनगर कहाँ है? धोलावीरा में। अब आप कहोगे इसमें कौन रहते थे, तो इसमें ये जो चवर के लोग थे ना, इनके सगे संबंधी, इनके सगे संबंधी रहते थे, यानी इनके जो रिलेटिव आते थे, वो रहने की व्यवस्था मध्य टीले में की जाती थी, ठीक है। अरे हो जाएगा क्या रे? बिल्कुल, आज ही शुरू हुई है क्लास, आज ही शुरू हुई है, डेली होगी। कल से मैं और ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन लेने वाला हूं, और उनमें मैं क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा टॉपिक खलास करेंगे, बिल्कुल एक शब्द भी नहीं छोड़ेंगे इधर उधर के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया था, तो आलमगीरपुर का उत्खनन किया था वाई डी शर्मा। तो देखिए, इसकी दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, ऐसे ले लो, या फिर चलिए मैं दूसरे टाइप से ले लेता हूं। ये उत्तर में इनका स्थल था, ये पश्चिम में इनका स्थल था, ये पूर्व में इनका स्थल था, और ये दक्षिण में इनका स्थल था, ठीक है। सबसे उत्तरी स्थल तो था जम्मू कश्मीर में, वो था मांदा, सिंधु घाटी सभ्यता का मांदा चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में चिनाब पर, ठीक है। पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में था सुत कांगे डोर, ये पाकिस्तान में कौन सी नदी पे? तो दास्क नदी। कौन सी नदी है भाई? दास्क नदी। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में दाइमाबाद को कहते हैं दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में। ये नदी है प्रवरा नदी। कौन सी नदी है? प्रवरा नदी। ये पूर्व का है, पूर्व का है आलमगीरपुर मेरठ यूपी में। ये हिंडन नदी, कौन सी नदी है भाई? हिंडन नदी पर। ये आकृति है त्रिभुजाकार, तो सिंधु घाटी सभ्यता की इसलिए आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। कभी आकृति पूछे तो त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर लगभग। ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है, ठीक है, याद हो जाएगा था। चलिए, अब ये तो पाकिस्तान में पहुंच गया। देखो, पाकिस्तान में पहुंच गया तो एक जगह ये है जो भारत में पश्चिमी स्थान है, वो है भगतराम, गुजरात। ये सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। वैसे पश्चिम में सुतकांगेडोर देखो पाकिस्तान में पहुंच गया, लेकिन हमें पाकिस्तान में नहीं, भारत में ही बताइए सबसे लास्ट में। तो पश्चिम में सबसे लास्ट में भारत का बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का भगतराम। ये कहां स्थित है? गुजरात में। कहां स्थित है भाई? गुजरात में। याद हो जाएगा क्या? बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। जब आप हमारे कमेंट्स क्यों नहीं देखते आस्टिक सोर जी, उसमें पढ़ाना होता है तो वहां देखने का टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल। चलिए, आप यहाँ डेली उसकी प्रैक्टिस कर लो, डेली मुझे यहाँ बता सकते हो, यहाँ प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे यहाँ बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। समस्या थोड़ी है किसी को? अरे समस्या है क्या किसी को? रे चलिए बताओ मुझे कमेंट करके अगर कोई समस्या है क्या। बिल्कुल क्लियर है ना बातें? अरे क्लियर है ना बातें? चलिए आगे बढ़ जाए, बिल्कुल। चलिए, इनको सुमिलित करना, देखिए क्या क्या मिला। अब देखो, इसको लोथल से मिला गोदीवाड़ा, तो दो में दो, देखो दो जगह दो है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात आती है मोहनजोदड़ो में जुटे हुए खेत, 3 में 4, देखो 3 में 4 कहाँ रहा है? यहाँ रहा है। लो, हो गया सोल्व। पे तो सोल्व क्या बचा है भाई? हड़प्पा में एक समाधान मिला है ना, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक नर्तकी मिली है मोहनजोदड़ो से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो देखो, हड़प्पा से समाधान मिला है, हड़प्पा से। और हड़प्पा जो जगह है ना, इस हड़प्पा से ध्यान रखना, यहाँ से कब्रें मिली है, यहाँ से कब्रगाह मिली, और कब्रगाह जो मिली थी, इसके बाद इनको पता चला भाई दफनाने की प्रथा थी।
दफनाने की प्रथा थी। यहां से एक ताबूत भी मिला है। ताबूत से अर्थ ये लगाए विदेशी कब्र थी, विदेशी कब्र थी। ठीक है। फिर जो मोहनजोदड़ो था भाई, या 837 कब्र गांव के नाम भी 837। ठीक है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की प्रतिमा मिली है, नर्तकी की प्रतिमा मिली, डांस करती हुई महिला। इसे जॉन मार्शल ने एक नाम दिया है, क्या दिया देखो, जॉन मार्शल ने इसे एक नाम दिया डांसिंग गर्ल। कौन सा ने कहा, और ये जॉन मार्शल ने कहा डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल। और एक कहा है, और एक और नाम दिया है आदिवासी स्त्री, जो डांस करती थी, आदिवासी स्त्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, हो जाएगा क्या, तो राइट आंसर डी दे दीजिए। कौन सा दे दीजिए, डी, राइट हो जाएगा क्या। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बता दो, चलिए मुझे, चलिए बहुत बढ़िया। हो जाएगा क्या सबका, अरे हो जाएगा क्या। गोदीवाड़ा क्या है, गोदीवाड़ा एक बंदरगाह, गोदीवाड़ा क्या है, तो गोदीवाड़ा क्या है भाई, एक बंदरगाह है, बंदरगाह है जो गुजरात में मिला है, जिससे समुद्री व्यापार का उल्लेख मिलता है। हम अगली क्लास में आपको और विस्तार बताएंगे इसका, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उल्लेख कहां से मिला। तो जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, उस लिपि का उल्लेख हमें लिखा हुआ मिला है, लिखित मिला। तो लिखित काय में मिलेगा, चलो बताओ। लिखित मिला है सिक्कों पर, और सिक्कों को क्या कहते थे, मोहर। सिक्कों पर, मुद्राओं पर और मोहरों पर, ऐसे लिखित मिला है। तो सर्वाधिक जो इसका उल्लेख सिक्के, मुद्रा और मोहर, इन पर मिला है। तो मोहर आपको ऑप्शन में दे रखी होंगे, मोहर मिली है यहाँ खूब सारी मात्रा में, और मोहरों पर लेख लिखा हुआ मिला है, लेख लिखा मिला है। और ऐसी मोहर सर्वप्रथम एक मोहर मिली थी 1853 में, पहले पीस लिया करो। लेख लिखी सर्वप्रथम मोहर मिली, और सर्वप्रथम जो मोहर मिली थी वो मिली थी 1853 में अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंडर कनिंघम को मोहर मिली थी। लेकिन ये बताते हैं इस पर एक आकृति और थी मोहर के लिखावट के साथ, एक आकृति और मिली थी वृषभ की, इस पर एक आकृति और अंकित थी वृषभ की, जिसके कुबड़ नहीं था, जिसके कुबड़ नहीं था, इसलिए बताते इसे विदेशी मोहर का नाम दे दिया, विदेशी मोहर का। और से विदेशी मोहर का, इसे विदेशी मोहर कहा था, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, अरे हो गया क्या सबका, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये था हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन। और अभी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, वो ये है, जो कर रहे हैं बच्चे रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी, उनके लिए उपलब्ध है बहुत ही अच्छे कॉम्बो बुकों का बहुत अच्छा कलेक्शन। जो कर रहे हैं लेवल 1 की तैयारी, उनके लिए 5 किताबों का कॉम्बो उपलब्ध है। और जो कर रहे हैं L2 साइंस मैथ की तैयारी, उनके लिए 5 किताबों का कॉम्बो है। और जो कर रहे हैं L2 SST की तैयारी, उनके लिए 4 किताबों का कॉम्बो है। तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके लिए तैयार किया गया कंटेंट। तो आज ही ऑर्डर करें और अपने तैयारी को 4 चांद लगाएं, और बहुत बेहतर से बेहतरीन अपनी तैयारी को बनाएं। टाइम कम है, मसाला ज्यादा है, पढ़ना ज्यादा है, इसीलिए बेहतरीन कंटेंट का चुनाव करना आपका सबसे पहला दायित्व है। इसीलिए ये कंटेंट आपके लिए उपलब्ध है। तो आज ही इन्हें ऑर्डर करें, जो उपलब्ध है लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन के साथ, आपके नजदीकी बुक स्टोर पे आपके लिए उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं अगली क्लास में नेक्स्ट